नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत के संविधान के संशोधन के विषय में हम समझ रहे थे और पिछला वीडियो में हमने ये समझा था कि भारत के संविधान में कितने तरह के संशोधन का प्रावधान है और हमने ये भी समझा था कि संविधान के संशोधन के प्रावधान और जो हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, इसको लेकर के एक विवाद रहा कि क्या संसद को फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार है या नहीं है। अगर है तो कितना है। इस संबंध में हमने कई तरह के विवाद को समझा था, जिसमें कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला था, फिर गोलकनाथ केस के बारे में हमने पढ़ा था और अंत में हमने ये समझा था कि जो केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि संसद के पास संविधान के अन्य भागों के तरह ही फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रावधान को भी संशोधन करने का अधिकार है। पर इस संशोधन में संसद को एक महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखना है, वो ये कि संशोधन के बाद संविधान का मूलभूत ढांचा किसी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि संसद के द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया गया है और संशोधन के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया है या फिर हटाया गया है, उन सब चीजों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रमुख संविधान संशोधन जो अब तक हुआ है। प्रमुख संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, अगर हम प्रमुख संविधान संशोधन के विषय में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा देखना पड़ेगा वो है कि प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन, और ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ये जो पहला संविधान संशोधन था भारतीय संविधान का, इसमें क्या किया गया था कि संविधान संशोधन के द्वारा जो भूमि से संबंधित भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार के लिए संविधान को संशोधित किया गया था और इस संशोधन के बाद जमींदारी उन्मूलन के लिए और भूमि सुधार के लिए एक कानून बनाया गया और उस कानून को संविधान के 9वीं अनुसूची में रखा गया। 9वीं अनुसूची में रखा गया। साथ ही आर्टिकल 31 के क्लॉज बी में इस बात को भी लिख दिया गया कि कोई भी प्रावधान को अगर राज्य या केंद्र संशोधन करके 9वीं अनुसूची में रखता है तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। न्यायिक समीक्षा नहीं होगा, यानी कि अगर किसी प्रावधान को संशोधित करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है, तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता है, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि इस पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित किसी प्रावधान को इसमें अगर रख दे। अगर किसी प्रावधान जो बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है या फिर अगर फंडामेंटल राइट से संबंधित किसी प्रावधान को अगर 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल उस पर न्यायिक समीक्षा कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। आखिर पहला संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ा क्यों? क्योंकि भूमि से संबंधित सुधार करना है या जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान करना है, तो इसको एक कानून के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। इस पर संविधान संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें
तो आपको पता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। उनमें जो 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। और चूंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, अगर सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनता, चूंकि जमीन संपत्ति है, भूमि एक संपत्ति था, अगर उस संपत्ति को छीनता तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के प्रयोग करके सरकार के द्वारा किए गए काम को अवैध घोषित कर देता और वो भूमि सुधार की प्रक्रिया नहीं हो पाता। इसलिए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, पहली संविधान संशोधन, और क्या किया गया कि ऐसे विषय जो समाज के हित के लिए जरूरी है, जो समाज में बराबरी लाने के लिए जरूरी है, क्योंकि जमींदारों के पास जमीन का बहुत बड़ा भाग था और बाकी के लोगों के पास जमीन था ही नहीं। इस स्थिति में अगर समाज में बराबरी स्थापित करना हो, जो कि हमारी डीपीएसपी का भी एक उद्देश्य है कि सरकार समय समय पे ऐसे नियम बनाएंगे, ऐसे योजना बनाएंगे ताकि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता आ सके। अगर उस आर्थिक और सामाजिक समानता को प्राप्त करना था, अचीव करना था, तो इसके लिए जरूरी था कि भूमि उन्मूलन या भूमि सुधार से संबंधित एक रिफॉर्म लाया जाए। और इस रिफॉर्म को लाने में जो सबसे बड़ी बाधा बन रहा था वो संपत्ति का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बन रहा था। इसलिए संविधान में एक संशोधन किया गया और एक अनुसूची बनाया गया। कौन सा अनुसूची? नवीं अनुसूची। और आर्टिकल 31 क्लॉज बी में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि अगर किसी भी विषय को नवीं अनुसूची में रखा जाता है तो उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता है। इसीलिए पहला संविधान संशोधन हुआ था। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, या चूंकि हम प्रमुख संविधान संशोधन को समझ रहे हैं तो एक और संविधान संशोधन समझते हैं, और वो संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सातवां संशोधन 1956। 7वां संशोधन 1956। ये जो 7वां संविधान संशोधन है ये 1956 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा अगर जो चीजें सबसे महत्वपूर्ण की गई वो ये किया गया कि इस बात की मान्यता दे दी गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को सहमति दे दिया गया। सहमति दे दिया गया, यानी कि जो 7वीं संविधान संशोधन हुआ 1956 में, इसमें इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। क्योंकि जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या होगा। इसके लिए कई समितियां बनी। उन समितियों ने इस बात का सुझाव दिया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर न होकर के प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर होना चाहिए। पर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश बनाने को लेकर के बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का परिणाम ये हो गया कि 7वीं अनुसूची लागू होने से पहले ही आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बन गया। और जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना तो उसके बाद जो बाकी राज्य थे वहां भी इस चीज को लेकर के आंदोलन शुरू हो गया कि भाषा के आधार पर वहां भी राज्य की स्थापना हो। इसके लिए एक आयोग गठन किया गया था, फजल अली आयोग। और जब फजल अली आयोग ने अपना सिफारिश सरकार को सौंपा तो उसके बाद हमारे संविधान का एक संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा इस बात की मान्यता दे दी गई कि भारत में अब जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। जो 7वीं संविधान संशोधन है उसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान को जोड़ा गया, वो ये पहले ये था कि एक राज्य का कोई एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। एक राज्य का एक राज्यपाल, मतलब एक राज्य का एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है।
पर इस संविधान संशोधन के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। यानी कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा दो महत्वपूर्ण चीज जोड़ा गया। एक तो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, इस चीज की सहमति दी गई। दूसरा, इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया कि अब एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब जो संविधान संशोधन है वो है 18वां संविधान संशोधन या 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन। इस 18वां संविधान संशोधन में जो पंजाब राज्य था, चूंकि भाषा के आधार पर चूंकि राज्य बन चुका था, और ये संशोधन कब हुआ था? 1966 में। 1966 में चूंकि भाषा के आधार पर कई सारे राज्यों का पुनर्गठन हो चुका था, तो उस समय पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, जिसमें आज के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आते थे, और जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है वो सभी एरिया आते थे। तो इन राज्यों में भी इस चीज को लेकर के एक आंदोलन शुरू हो गया कि भाषा के आधार पर यहाँ भी राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो फिर क्या हो गया कि 18वां संविधान संशोधन, जो कि शाह आयोग के आधार पर हुआ था, इसमें पंजाब को 4 राज्यों में बांटा गया। एक तो पंजाब, जहां पे मुख्य भाषा क्या था? पंजाबी। दूसरा राज्य बनाया गया हरियाणा, और यहाँ का जो मुख्य भाषा था, यहाँ का मुख्य भाषा हिंदी था। तीसरा राज्य बनाया गया हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमालय राज्य ये था, और जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ को बनाया गया यूटी, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया चंडीगढ़ को। तो 18वां संविधान संशोधन जो शाह आयोग के सिफारिश रिकमेंडेशन के कारण हुआ था, इसमें जो पंजाब है, पंजाब को 4 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया। सबसे पहला जो राज्य बनाया गया वो पंजाब, जो कि पंजाबी भाषा क्षेत्र था। दूसरा हरियाणा, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र था, और तीसरा जो राज्य बना वो राज्य बना हिमाचल प्रदेश, जो हिमालय से संबंधित राज्य था। और एक यूटी की भी स्थापना किया गया, यूनियन टेरिटरी की भी स्थापना किया गया, और ये यूनियन टेरिटरी कौन था? ये यूनियन टेरिटरी था चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो अब समझते हैं, वो है हमारे संविधान का 35वां संविधान संशोधन। और ये 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1974 में। 35वां संशोधन 1974। 35वां संशोधन 1974। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो सिक्किम है, सिक्किम पहले भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था। सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य था, एक प्रोटेक्टेड स्टेट था। पर जो 35वां संविधान संशोधन हुआ, इस 35वां संविधान संशोधन के बाद सिक्किम संरक्षित राज्य से भारत का सहायक राज्य बन गया। सहायक राज्य बन गया, यानी कि 1974 से पहले सिक्किम भारतीय राज्य संघ का हिस्सा नहीं था। सिक्किम एक संरक्षित राज्य हुआ करता था। सिक्किम अपने अंदरूनी मामले की डिसीजन खुद ही लेते थे, अपने यहाँ शासन अपने तरीके से चलाते थे। पर जो बाहरी देशों के साथ उसका संबंध किस तरीके से होगा, उनकी रक्षा से संबंधित जो नियम है, या फिर दूसरे देश के साथ उसका जो संबंध है, ये सब भारत के पास था, और सिक्किम एक संरक्षित राज्य हुआ करता था। पर 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारत का सहायक राज्य बन गया। और फिर एक हमारे संविधान में संशोधन होता है, 36वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? ये होता है 1975 में। और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया। सिक्किम बन गया इस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन कुछ ये सिक्किम से संबंधित है। और देखिए, जो आर्टिकल 2 है हमारे संविधान का,
इसमें इस चीज का प्रयोग किया गया था, क्योंकि आर्टिकल 2 जो हमारे संविधान का है वो संसद को ये शक्ति देता है कि संसद अगर चाहे तो अगर कोई बाहरी राज्य यानी कि जो राज्य भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है वो अगर भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं तो उसको शामिल कर सकते हैं। और ये अधिकार किसको दिया गया है, तो भारत के संसद को दिया गया है। और संसद ने इस अधिकार के प्रयोग करके 1974 में हमारे संविधान का 35वां संविधान संशोधन किया और सिक्किम को भारतीय राज्य संघ में शामिल करने का एक प्रयास हुआ था। अब जो संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण है उनमें से एक तो 42वां संविधान संशोधन और दूसरा 44वां संविधान संशोधन है। हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। बयालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1976 में। और इस समय अगर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा ये संशोधन हुआ था। जो 76वां संविधान संशोधन है ये भारत के संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है और इस संशोधन के द्वारा 59 प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया या उसमें सुधार किया गया। 59 प्रावधान को जोड़ा गया और ये सबसे लंबा संविधान संशोधन है। इसलिए जो 59वां संविधान संशोधन ये 42वां संविधान संशोधन है, इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत के लघु संविधान भी इसको नाम दिया जाता है। लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इस संविधान संशोधन का नाम रखा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा 59 प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया था। इन प्रावधान में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है अगर आप उसको समझना चाहें तो अगर इनकी प्रमुख प्रावधान को समझें कि इस संशोधन में प्रमुख प्रावधान क्या था, तो सबसे प्रमुख प्रावधान तो ये था कि हमारे संविधान में एक भाग जोड़ा गया था। कौन सा भाग, भाग 4 क्लॉज ए, और इस भाग के द्वारा एक आर्टिकल भी जोड़ा गया था। एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, अनुच्छेद जोड़ा जाता है, आर्टिकल 51 क्लॉज ए, और इसमें दिया जाता है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी की व्यवस्था भारत के मूल संविधान में नहीं था। इसको जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था, पार्ट 4 क्लॉज ए में और आर्टिकल 51 क्लॉज ए के द्वारा। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण काम जो किया गया था वो ये कि इसमें एक चीज किया गया था कि इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह मानने के लिए बाद, मंत्री परिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य बना दिया गया राष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति को अगर किसी तरह की सलाह मंत्री परिषद देते हैं तो मंत्री परिषद के सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। राष्ट्रपति पर इस चीज की बाध्यता आरोपित कर दिया गया कि राष्ट्रपति को जब भी मंत्री परिषद कोई सलाह देगा तो उस पर सहमति देना राष्ट्रपति को आवश्यक है। इसके साथ साथ इस संविधान संशोधन में हमारे संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द को जोड़ा गया था। एक तो समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष, और एक एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता यानी कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। और एक चीज ध्यान में रखिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो प्रियम्बल है उसमें एक ही बार संशोधन हुआ
और वो संशोधन कौन सा है? हमारे संविधान का 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके साथ साथ इस संविधान संशोधन का एक और महत्वपूर्ण प्रावधान अगर आपको समझना हो तो इसमें जो लोकसभा है और जो राज्य की विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। हालांकि इनमें से बहुत सारे प्रावधान को जब 44वां संविधान संशोधन होता है तो उसके द्वारा हटा दिया जाता है, उसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। अब हम समझते हैं हमारे संविधान का 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब समझते हैं संविधान का 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में। और जो 44वां संविधान संशोधन था, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। जो 44वां संविधान संशोधन है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो जोड़ा गया था वो ये था कि जो संपत्ति का अधिकार है, जो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, आर्टिकल 31 में ये जो फंडामेंटल राइट्स था, इसको फंडामेंटल राइट्स के कैटेगरी से हटा करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300 के क्लॉज ए में जोड़ दिया गया। इसके साथ साथ ऐसे प्रावधान जो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था पर जो सही नहीं था, जैसे राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य बना देने वाला प्रावधान, उन सब प्रावधान को इस संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद एक चीज और जोड़ा गया कि जब आपातकाल की घोषणा की जाएगी, आपातकाल की घोषणा मंत्री परिषद के लिखित सिफारिश पर, मंत्री परिषद के लिखित सिफारिश पर, आपातकाल की घोषणा मंत्री परिषद के लिखित सिफारिश पर ही की जाएगी। इस चीज को किसमें जोड़ा गया था? इस चीज को जोड़ा गया था हमारे संविधान के 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके साथ साथ जो लोकसभा एवं राज्यसभा का कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, इस चीज को भी कम करके कितना वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान था 44वां संविधान संशोधन में, जिसमें कि सबसे पहले तो संपत्ति के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट्स के अधिकार से बाहर निकाल करके उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया, एक लीगल राइट्स बना दिया गया। दूसरा, जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कुछ प्रावधान जोड़ा गया था पर वो संवैधानिक दृष्टि से सही नहीं था, उन चीजों को भी इस संविधान संशोधन के द्वारा बाहर कर दिया गया, संविधान से उन चीज को भी खारिज कर दिया गया था। अब जो एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो है हमारे संविधान का 52वां संविधान संशोधन, और ये 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। और इस 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो दल बदल संबंधित कानून है, दल बदल को जोड़ा गया, दल बदल संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया, दल बदल संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया और इसको हमारे संविधान के एक अनुसूची में रखा गया, 10वीं अनुसूची में, और दल बदल को हमारे संविधान के 10वीं अनुसूची में रखा गया। तो जो 52वां संविधान संशोधन हुआ ये हुआ 1985 में। दल बदल क्या है हमने समझने का प्रयास किया है। दल बदल मतलब
किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य जो लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा में निर्वाचित हुए हैं, पर वो राजनीतिक लाभ के लिए अपने राजनीतिक पार्टी या अपने गठबंधन को छोड़ करके किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाते हैं या दूसरे गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तो उनके सदस्यता को रद्द करने से संबंधित प्रावधान था दल बदल का प्रावधान। और इसको जोड़ा गया हमारे संविधान के 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, और संविधान में एक अनुसूची जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, उसमें इस प्रावधान को शामिल किया गया। संविधान संशोधन से संबंधित एक और संविधान को समझते हैं, यह है 61वां संविधान संशोधन, 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान का आयु था, मतदान की आयु पहले था 21 वर्ष, इस 21 वर्ष के आयु को कम किया गया और इसको कर दिया गया 18 वर्ष। यानी कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान करने के आयु पहले 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। एक संविधान संशोधन हमारा था 69वां संविधान संशोधन, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो 2 यूनियन टेरिटरी है, एक तो दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी या पुडुचेरी, जो भी आप कह लें, पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी, इन दोनों यूनियन टेरिटरी में विधानसभा की स्थापना किया गया। विधानसभा की स्थापना किया गया किसके द्वारा? हमारे संविधान के 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है हमारे संविधान में, वो है 70वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? ये होता है 70वां संविधान संशोधन 1992 में। और इसके द्वारा ये जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पांडिचेरी, इसके विधानसभा को राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया किसको? तो दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य बन गए। यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य अब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले सकते थे, जिस तरह से बाकी राज्य के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते थे। तो ये तो 70वां और 69वां संविधान संशोधन हो गया। अब जो संविधान संशोधन है वो 1992 में 2 और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ। एक तो 73वां संविधान संशोधन और दूसरा 74वां संविधान संशोधन। ये दोनों संविधान संशोधन हुआ कब? तो 1992 में। एक तो आपको समझना है 73वां संविधान संशोधन, ये भी होता है 1992 में, और दूसरा 74वां संविधान संशोधन, ये भी होता है 1992 में। जो 73वां संविधान संशोधन है, इसमें जो पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया, और इसके लिए हमारे संविधान में एक भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग? भाग 11, भाग 9, भाग 11 जोड़ा गया। और इसमें अगर विषय की संख्या बोले तो इसमें 29 विषय को शामिल किया गया। जो 74वां संविधान संशोधन है, इसमें भी स्थानीय स्वशासन के लिए नगर पालिका जैसी संस्था की स्थापना किया गया, और इसको रखा गया हमारे संविधान के भाग 12 में, अनुसूची है 11वीं अनुसूची में।
अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में, और जो नगर पालिका है इसको रखा गया 12वीं अनुसूची में। और इसमें कुल विषय की संख्या की बात करें तो इसमें कितना विषय है, इसमें है 18 विषय। अब जो एक सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था, ये था हमारे संविधान का 86वां संविधान संशोधन, जो हुआ था 2002 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा है, शिक्षा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, शिक्षा के अधिकार को बना दिया गया फंडामेंटल राइट्स, और इसको हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के क्लॉज ए में रखा गया। साथ ही जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में भी एक और कर्तव्य को जोड़ा गया, और इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने की जिम्मेदारी उनके माता पिता का होगा, और उनके माता पिता का ये मूल कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था जिसको हमने समझने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।